कोल्हापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसके जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। वो एक लकड़हार था और लकड़ियाँ काट के उनके घर बनाकर वो लोगों को वो दिया करता था। पीलू एक दिन कहती है, अरे सुनते हो जी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोगों के घर ही बनाते रहोगे कि हमारा घर भी ठीक करोगे? बारिश तूफान का मौसम आने वाला है, अगर घर ठीक नहीं किया तो अपने यहाँ पानी भर जाएगा। अरे ठीक है, क्यों परेशान हो रही हो? अभी 2 घर और बना लूं, उसके बाद अपने घर को ठीक कर दूंगा। 2 घर बनाना है या 20? तुम्हें पैसे तो कोई देता नहीं है। आखिर कब तक हम गरीबी में रहेंगे? तुम्हारे साथ वाले देखो कितना आगे बढ़ चुके हैं, गाड़ी ले लिया है, घर ले लिया है। वो सब अपने काम में गलत तरीके से मुनाफा कमाते हैं, अपने ग्राहक को ठगते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर लोगों की मेहनत की कमाई का अपने सपनों का घर जो है, इसमें ठगना पाप होगा। अरे मैं तुम्हें चोरी या लोगों को ठगने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस तुम अपनी कमाई बढ़ाओ और घर के बारे में भी सोचो। बबलू उदास होकर जंगल में बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा बाज आता है। बेटा, ऐसा उदास क्यों बैठे हो? बबलू बूढ़े बाज को पीलू की बताए हुए पीलू की बातें बताता है। तो परेशानी क्या है बेटा? तुम तो बहुत होनहार लकड़हारे हो। लकड़ी काट लो और घर बना लो। मैं हरे पेड़ों को नहीं काटता हूँ बाज जी। तो लकड़हारे क्यों बने हो? कोई और काम कर लो। लकड़हारा होने का मतलब बेकार में पेड़ काटना नहीं होता है। मेरी ये खानदानी परंपरा है। मैं सिर्फ और सिर्फ सूखे पेड़ों को ही काटता हूँ, नहीं तो जंगल ही खाली हो जाएगा। अच्छा, उस तरफ सूखे पेड़ है, जाओ वहाँ। बबलू दूसरी तरफ देखता है। उतनी देर में वो बाज वहाँ से चला जाता है। फिर बबलू सूखे पेड़ों के पास जाता है और उन्हें काटता है। अरे इतने सूखे पेड़, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर लकड़ियाँ काट कर बबलू अपने घर में उन्हें अपने ऑटो में लेकर जाता है और 2 हफ्ते में पूरा नया घर तैयार कर लेता है। ये देखकर पीलू बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये तो बहुत सुंदर घर बनाए हो, लेकिन जी इस लकड़ी के घर में हम कैसे रहेंगे? क्या ये वाटरप्रूफ है या आग प्रूफ है? पीलू, मुझसे ये घर कैसे बन गया पता नहीं। मुझे एक बूढ़े बाज मिले थे जंगल में, उन्होंने मुझे सूखी लकड़ियाँ दिखाई। तभी वो बूढ़ा बाज वहाँ आ जाता है। अरे वाह बेटा, तुम तो कमाल के कारीगर निकले। इतना बढ़िया घर, वो भी लकड़ियों का। लेकिन बाज जी, पीलू का कहना सही है, आग पानी से कैसे बचाएंगे इसे? तभी वो बाज एक साधु बन जाता है। मैं जंगल का साधु हूँ। मैंने तुम्हें पेड़ को बचाते हुए देखा है बेटा। तुमने लालच में आकर कभी उन्हें नहीं काटा। मैं तुम्हारे इस लकड़ी के घर को आशीर्वाद देता हूँ कि इसे ना तो आग लगेगी ना ही पानी कुछ बिगाड़ पाएगा, और तुम और भी ऐसे ही सूखे पेड़ की लकड़ी के घर बनाकर अपना कारोबार करो। साधु बाज की बात सुनकर पीलू और बबलू बहुत खुश हो जाते हैं। बाज बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पति को भला बुरा बोल रही थी, लेकिन वो सिर्फ इनकी भलाई के लिए। आपके आशीर्वाद से अब हम अच्छे से रहेंगे। इसके बाद साधु के आशीर्वाद और अपनी मेहनत के दम पर बबलू और लकड़ी के घर का कारोबार करने लगा और मुनाफा कमाने लगा। अब वो और पीलू हंसी खुशी रहने लगे। एक पहाड़ी जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। वे दोनों माँ बेटी अपने बगीचे में फूल उगाती और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। उससे जो भी आमदनी होती उससे वो लोग अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक सुबह बबली के घर कड़कनाथ आता है। बबली, ओ बबली। बबली कहती है, जी मुखिया जी, आप हमारे घर आए, बताइए क्या आदेश है? अरे बबली, आदेश नहीं है, खुशखबरी है। 2 दिनों बाद मेरी बेटी की सगाई है। तू मेरे घर फूल भिजवा देना। गुलाब और चमेली और जो भी अच्छे फूल हो वो तू मेरे घर भिजवा देना। बबली कहती है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है मुखिया जी, लेकिन कुछ पैसे आप एडवांस दे देते। इस पर कड़कनाथ गुस्सा हो जाता है और बबली को धमकी देता है। एडवांस? किस बात का एडवांस?
तू भूल गई क्या? मैं यहाँ का मुखिया हूँ। अगर मैं अपने में आ जाऊं तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। मेरे हिसाब किताब में तेरे बहुत पैसे रुके हुए हैं। बबली कहती है, गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से मुखिया धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। पीलू अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, आप उस मुखिया से क्यों डर गई? हम अपनी मेहनत के ही पैसे उससे मांग रहे थे, ऊपर से वो हमें धमका कर चला गया। जाने दे बेटी, तेरे पिताजी ने इससे कभी उधार लिए थे, हम उस उधार को अभी तक चुका नहीं पाए हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसके ऑर्डर के बाद मैं फूलों का धंधा ही बंद कर दूं। पीलू कहती है, लेकिन माँ, अगर हम फूल नहीं उगाएंगे और उसे नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? बबली, तो क्या करूँ बेटी, मुझे तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। चल इन बातों को छोड़, चल अब चलकर फूलों को तोड़ते हैं और बाजार में बेचने के लिए चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपनी मेहनत से फूल उगाती थी और बाजार में बेचकर आती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया काका बबली की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, बबली, तुम्हारा आजकल फूलों का व्यापार कैसा चल रहा है? लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं? ये देखो, मैं फूलों की नई प्रजाति के बीज लेकर आया हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इन बीजों को अपने बगीचे में एक बार डाल के तो देखो। ये फूल अगर तुम बेचने लगोगी तो तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। एक बार इन्हें लगा कर देखो। लेकिन हाँ, ये बीज थोड़े महंगे जरूर हैं। बबली, नहीं हरिया काका, मैं ये बीज नहीं लगा पाऊंगी। अब तो मेरा फूलों के व्यापार से मन ही उड़ गया है। क्या आपके पास सब्जियों के बीज हैं? हाँ हाँ, मेरे पास सब्जियों के भी बीज हैं। ये देखो, आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, करेला। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। पीलू कहती है, काका, आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए, हम प्याज की खेती किया करेंगे। ये ले पीलू, ये हैं प्याज के बीज। ये नए किस्म के हैं, इसमें बहुत जल्दी प्याज उगाते हैं। फिर पीलू के कहने पर बबली प्याज के बीज खरीद लेती है। अपने बगीचे में बबली पीलू से कहती है, बेटी, तूने प्याज के बीज लेकर बहुत अच्छा करी, क्योंकि ये हर सीजन में हर कोई खाता ही है। पीलू कहती है, हाँ माँ, प्याज सेहत के लिए भी अच्छा होता है। गर्मी के मौसम में तो इसके बहुत फायदे हैं और ये गरीबों को बहुत पसंद रहता है। अब मैं पूरे फूल हटाकर प्याज के बीज बो देती हूँ। फिर पीलू प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिनों में उनके बगीचे में प्याज उगाता है। दोनों माँ बेटी अपनी फसल की अच्छी देखभाल करती हैं। प्याज की अच्छी खासी फसल को देखकर बबली खुश हो जाती है। पीलू, जा टोकरी ले आ, इन प्याज को तोड़कर हम अब बाजार में बेचेंगे। फिर वे लोग प्याज को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। प्याज ले लो, प्याज, ताजे ताजे प्याज। फिर पक्षी उनके यहाँ से प्याज लेने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एक चिड़ा उनके दुकान पर आता है। अरे बहन, तुमने तो लाजवाब प्याज दिए थे। ऐसे प्याज तो मेरे रेस्टोरेंट में हिट हो गए हैं। अब तो लोग सिर्फ प्याज की ही सब्जी खाते हैं। एक काम करो, मुझे आप एक बोरी प्याज भरकर दे दो। मैं रोज आपसे एक बोरी प्याज लेकर जाया करूंगा। इस तरह से प्याज के इतने बड़े ऑर्डर से दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वे लोग प्याज को ही बेचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो कड़कनाथ के पूरी उधारी चुका सके और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी। आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना तो। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए। लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान
लगा लो, बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का माल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो, 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था, उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपर मार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुला कर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो। अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी, जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा 2 में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई, माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे, तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता
किताब में रेलगाड़ी के चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है? ये भी कोई समस्या है? जाओ ना, स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी आज ना मुझे कलर चॉक पीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं। बंटी अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए एक गांव में गया। पीलू उसको देखकर बहुत खुश हुई। बंटी भैया, कैसे हो? आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आपके जीजा दिन ब दिन कंजूस होते जा रहे हैं, इसलिए कहीं जाने के लिए वो पैसे भी नहीं देते। क्या बात कर रही हो पीलू बहन, जीजा जी इतने कंजूस है क्या? हाँ, आपको यकीन हो जाएगा जब आप उनसे मिलोगे। अभी आते ही होंगे आपके जीजा जी। तभी वहाँ पर बबलू जीजा जी पत्तों के कपड़े पहनकर आते हैं और उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी पत्तों के कपड़े पहन के आते हैं। अरे जीजा जी, आपने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं, ये पत्तों को ढक कर क्यों घूम रहे हो? अरे बंटी, कपड़े खरीदो, उसके बाद उसे धो, जिसमें वॉशिंग पाउडर और पानी का खर्चा आता है। इतना खर्चा क्यों करना? प्रकृति ने इतना बढ़िया फ्री के कपड़े दिए हैं। अच्छा,
बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी सब्जी बेचने वाला कालू आने वाला है, उससे ताजी सब्जी ले लेता हूँ। पर उसमें भी तो आपको पैसे खर्च होंगे ना। तुम देखते जाओ अपने जीजा जी का कमाल। फिर कालू के ठेले से बबलू कुछ सब्जियों को अपने घर के पीछे फेंकने लगा। अरे इतनी खराब सब्जियाँ, इन्हें तो इस ठेले में होना ही नहीं चाहिए। अरे तुम इतने फेंको मत, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। अरे जाओ कालू जाओ, मुझे तुमसे सब्जियाँ नहीं खरीदनी है। कालू वहाँ से चला जाता है और बबलू फेंकी हुई सब्जियों को लाकर पीलू को दे देता है। ये देखकर बंटी हैरान रह जाता है। अरे ये सब्जियाँ बेकार नहीं है, बस कुछ दाग लगे हैं, इन्हें साले साहब के लिए बना लो पीलू। ऐसे ही जब वो सब खाने के लिए बैठते हैं तो सब्जी कम और पानी ज्यादा था। अरे दीदी, सब्जी तो इसमें है ही नहीं। इतनी ही सब्जी डालने की इजाजत है तुम्हारी जीजा जी से। इससे ज्यादा सब्जी इस्तेमाल करूंगी तो वो नाराज हो जाएंगे। ये सब्जी पचने में बहुत आसान है साले साहब, खाओ खाओ, जितना मन करे खाओ। बंटी अब वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगा। जल्द से यहाँ से वापस चला जाता हूँ, नहीं तो कुछ दिनों बाद सिर्फ खाना सूंघने के लिए मिलेगा। अगले दिन दीदी मैं चलता हूँ, बहुत दिन रह लिया। बहुत दिन कहाँ भैया, 2 दिन और रुक जाओ ना। अरे तुम्हें मैं पास के पहाड़ दिखा लाऊंगा, रुक जाओ, वहाँ की गरम गरम चाय भी पिलाऊंगा। अब इतनी दूर से आए हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना साले साहब। अपने जीजाजी का कहना वो नहीं टाल पाया और रुक गया। बंटी को लगता है कि जीजाजी उसको खातिरदारी करने वाले हैं। चलो, आखिर जीजाजी मुझे कह रहे हैं घुमाने खिलाने के लिए, तो मैं रुक जाऊंगा। शाम में बबलू बंटी को घर से बाहर बुलाता है। साले साहब यहाँ आओ, बैठो। अरे ये क्या जीजाजी, ये तो पत्थर है, इसमें आप क्यों बैठते हैं? और ये इतना बड़ा पोस्टर यहाँ क्यों है? अरे पहचाने नहीं क्या, मैं तुम्हें पहाड़ी दिखाने वाला था ना, ये वही पहाड़ है। अब वहाँ जाने में बहुत पैसा खर्च होता है, तो मैं अपने दोस्त से ये पोस्टर मांग कर ले आया हूँ। और ये पियो गरम गरम चाय, घर की भी बनी है, वहाँ जाकर पीने की मजा भी आएगा। और खर्च क्यों करना है इन सब में? लेकिन जीजाजी ये तो कोई घूमना नहीं हुआ। क्यों, तुम क्या चाहते हो? मैं पैसे खर्च करूं, गरीब हो जाऊं, कि पैसे बचाऊं और अमीर हो जाऊं? मैं तो कहता हूँ तुम भी कपड़े छोड़कर पत्ते पहनने लगो। ये सुनकर बंटी का सिर चकरा जाता है, वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अरे ये तो भाग गया, चलो भाग भाग कर घर पहुँच जाएगा तो ट्रेन के पैसे बचेंगे। हे भगवान, कैसे जीजा मिला है।